नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहु पेशी अकेडमी से। दोस्तों 1933 की पहली घटना हम डिस्कस करने जा रहे हैं, श्वेत पत्र का प्रकाशन। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप प्रकाशित किया जाता है दोस्तों श्वेत पत्र। 20 मार्च 1933 को प्रकाशित किया जाता है श्वेत पत्र। श्वेत पत्र के आधार पे ही दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 को पारित किया जाएगा। अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935 में जो भी प्रावधान होगा उन्हीं सब भी प्रावधानों को श्वेत पत्र के माध्यम से 20 मार्च 1933 को पब्लिकली प्रकाशित किया जा रहा है। तो अगला टॉपिक है दोस्तों, भारत में 20 मार्च 1933 की पहली घटना श्वेत पत्र का प्रकाशन। यह है दोस्तों हमारा देश भारत। यह पकड़ना है दोस्तों हमारा देश भारत। ये आपका है जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर। ये है दोस्तों अक्साई चीन। ये पकड़ना है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहां है दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये आपका है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। और ये पकड़ना है दोस्तों असम और अरुणाचल प्रदेश। तो 1933 की पहली घटना हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों श्वेत पत्र का प्रकाशन। तीनों गोलमेज सम्मेलन के आधार पर जो भी परिणाम निकला दोस्तों इसी के तहत बनेगा भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके प्रावधानों को पब्लिकली प्रकाशित किया जा रहा है श्वेत पत्र के माध्यम से। तो 1933 की पहली घटना है दोस्तों श्वेत पत्र का प्रकाशन। श्वेत पत्र का प्रकाशन 1933 की पहली घटना है दोस्तों श्वेत पत्र का प्रकाशन। श्वेत पत्र का प्रकाशन हुआ है 20 मार्च 1933। 20 मार्च 1933 को हुआ है श्वेत पत्र का प्रकाशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1900, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने हेतु 1919 की समीक्षा करने हेतु साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने हेतु साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु साइमन कमीशन का गठन किया था और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी दोस्तों 27 मार्च 1930 को। तो 27 मार्च 1930 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। साइमन कमीशन रिपोर्ट आया। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस समय भारत के वायसराय थे दोस्त, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1933 की स्थिति में भारत के वायसराय है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1933 की स्थिति में भारत के वायसराय लॉर्ड विलिंगटन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1933 की स्थिति में भारत के वायसराय है लॉर्ड विलिंगटन। ध्यान दीजिएगा। तो 27 मार्च 1930 को 27 मार्च 1930 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए दोस्तों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और हुआ है दोस्तों तृतीय गोलमेज सम्मेलन। साइमन कमीशन रिपोर्ट के आधार पर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन में साइमन कमीशन रिपोर्ट पर अंततः चर्चा किया गया और इन्हीं चर्चा के आधार पर एक कानून बनेगा भारत शासन अधिनियम
भारत शासन अधिनियम 1935 पारित होगा अगस्त 1935 में। लेकिन ब्रिटिश सरकार किसी भी कानून को पारित करने से पहले सबसे पहले उसके प्रावधानों को पब्लिकली प्रकाशित करती है, जिसे कहते हैं दोस्तों श्वेत पत्र। अर्थात भारत शासन अधिनियम साइमन कमीशन रिपोर्ट में जो भी अनुशंसा की गई है उसके आधार पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन किया गया और तीनों गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप अब बनेगा भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके प्रावधानों को प्रकाशित किया गया श्वेत पत्र के माध्यम से। 20 मार्च 1933 को प्रकाशित होता है दोस्तों श्वेत पत्र। तो यह होता है दोस्तों श्वेत पत्र का प्रकाशन, श्वेत पत्र का प्रकाशन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और इसी के आधार पर एक कानून बनेगा दोस्तों 1935 की घटना में हम देखेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1935 की पहली घटना है दोस्तों भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। तो यहां पर ध्यान रखना यह है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935 में जो भी प्रावधान होगा उसी प्रावधान को यहां पर श्वेत पत्र के माध्यम से प्रकाशित किया गया। अर्थात भारत शासन अधिनियम तथा श्वेत पत्र के प्रावधान बिल्कुल सेम होंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या प्रावधान किए गए थे। नंबर 1, प्रांतों से द्वैत शासन का समापन। पहला था दोस्तों प्रांतों से द्वैत शासन का समापन, शासन का समापन, प्रांतों से द्वैत शासन का समापन। दूसरा था दोस्तों केंद्र में द्वैत शासन लागू करना, अर्थात केंद्र में द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन लागू करना। तीसरा था दोस्तों ईसाई या यूरोपीय सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था। ईसाई या यूरोपीय सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया। ईसाई या यूरोपीय सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया। और इसी कानून के आधार पर दोस्तों भारत से अलग किया गया था बर्मा को। यह है दोस्तों, यह आपका है दोस्तों बर्मा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है बर्मा, यह आपका है बर्मा, जो आज का है दोस्तों म्यांमार। आज का ये है म्यांमार, उस समय का कहलाता था दोस्तों बर्मा। 1935 में बर्मा भारत से अलग किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के ही तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया। भारत से बर्मा का विभाजन, भारत से बर्मा का विभाजन हो गया दोस्तों 1935 के अधिनियम के तहत। तो यह है दोस्तों श्वेत पत्र का प्रकाशन, और इसी के साथ हमने डिस्कस कर लिया भारत शासन अधिनियम 1935। और यहां पर दोस्तों भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 के ही तहत होगा दोस्तों भारत का पहला आम चुनाव। भारत शासन अधिनियम 1933 के ही तहत होगा दोस्तों भारत का पहला आम चुनाव, भारत का पहला आम चुनाव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस प्रकार से आज लोकसभा चुनाव होते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से भारत का पहला आम चुनाव किया गया। लेकिन आज लोकसभा चुनाव होता है, साथ ही साथ दोस्तों हर राज्यों में किया जाता है विधानसभा चुनाव। लेकिन उस समय की कहानी थोड़ी सी अलग थी। प्रांतों में जो चुनाव किया जाता था उसी से मंत्रिमंडल का गठन होता था दोस्तों, और उसी में से कुछ सदस्य जाएंगे केंद्र में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का पहला आम चुनाव, या इसे हम कहते हैं दोस्तों भारत का पहला प्रांतीय चुनाव, इसी को हम कहते हैं दोस्तों भारत का पहला प्रांतीय चुनाव।
तो यहां पर भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान थे प्रांतों से द्वैत शासन का समापन, केंद्र में द्वैत शासन लागू करना, ईसाई या यूरोपीय सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, भारत से बर्मा का विभाजन, वर्तमान का म्यांमार, भारत का पहला आम चुनाव भारत शासन अधिनियम 1935 के ही तहत किया गया। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों 20 मार्च 1933 की पहली घटना श्वेत पत्र का प्रकाशन, और इसी के आधार पर अगस्त 1935 में एक कानून पारित होगा दोस्तों। यह कानून पारित हुआ था, भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों अगस्त 1935 में। यह पारित हुआ है अगस्त 1935 में। तो यहां पर हमने दो घटना को कंसेक्यूटिव मैनर में डिस्कस किया दोस्तों। 1933 20 मार्च 1933 श्वेत पत्र का प्रकाशन, और इसी के आधार पर अगस्त 1935 में पारित किया गया भारत शासन अधिनियम 1935। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 20 मार्च 1933 भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन ने भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करके 27 मार्च 1930 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके तहत प्रथम द्वितीय तृतीय गोल में सम्मेलन किया गया। अंततः 20 मार्च 1933 को इसके समस्त प्रावधानों को श्वेत पत्र के माध्यम से प्रकाशित किया गया, और उन्हीं प्रावधानों के माध्यम से अगस्त 1935 को कानून बनाया गया भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके प्रमुख प्रावधान थे प्रांतों से द्वैत शासन का समापन, केंद्र में द्वैत शासन लागू किया जाना, ईसाई या यूरोपीय सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, बर्मा का विभाजन, भारत का पहला आम चुनाव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र यह लागू हुआ था दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत। सिख सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र यह लागू हुआ था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अब ईसाई या यूरोपीय सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र यह लागू होगा दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। प्रांतों में द्वैत शासन यह लागू हुआ था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। केंद्र में द्वैत शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तो यह हमने डिस्कस किया दोस्तों 1933 की पहली घटना श्वेत पत्र का प्रकाशन तथा भारत शासन अधिनियम 1935। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1933 श्वेत पत्र का प्रकाशन तथा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत के वायसराय थे दिल्ली में बैठे हुए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिल्ली में बैठे हुए भारत के वायसराय थे दोस्तों लॉर्ड विलिंगटन। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड विलिंगटन। इस समय भारत के वायसराय थे दोस्तों लॉर्ड विलिंगटन। ध्यान दीजिएगा, इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड विलिंगटन। अब हम 1933 के बाद आगे बढ़ते हैं। हमने 1935 की घटना को पहले डिस्कस कर लिया दोस्तों। अब हम 1933 के बाद अगली घटना डिस्कस करने जा रहे हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला टॉपिक हम लोग 1934 की पहली घटना देखने जा रहे हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 की पहली घटना, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। देखिएगा, कांग्रेस की विचारधारा से अलग होकर जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव तथा मीनू मसानी के द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। कांग्रेस की विचारधारा से अलग होकर आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण तथा मीनू मसानी के द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। तो 1934 की अगली घटना हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। देखिएगा दोस्तों, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है 22 मई 1934 को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 22 मई 1934। यह पकड़ना है बिहार का पटना। पटना में 22 मई 1934 को, पटना में 22 मई 1934 को आचार्य नरेंद्र देव,
जयप्रकाश नारायण तथा मीनू मसानी के द्वारा कांग्रेस की विचारधारा से अलग होकर एक नई पार्टी का जन्म किया गया, वो है दोस्तों कांग्रेस समाजवादी पार्टी। 22 मई 1934 को बिहार के पटना में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण तथा मीनू मसानी के द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, पटना में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है 22 मई 1934। 22 मई 1934 को कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना बिहार के पटना में की गई। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना बिहार के पटना में की गई। इसके संस्थापक सदस्य में थे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण तथा मीनू मसानी, और इसके पहले अध्यक्ष भी बनाए गए दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव। इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए आचार्य नरेंद्र देव। इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए आचार्य नरेंद्र देव। इसके सचिव बनाए गए जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। इसके सचिव बनाए गए जयप्रकाश नारायण। इसके सहसचिव बनाए गए, इसके सहसचिव बनाए गए दोस्तों मीनू मसानी। मीनू मसानी, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 22 मई 1934 को कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। इसके संस्थापक सदस्य थे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण तथा मीनू मसानी, अर्थात इसके पहले अध्यक्ष भी बनाए गए आचार्य नरेंद्र देव, सचिव बनाए गए जयप्रकाश नारायण तथा सह सचिव बनाए गए मीनू मसानी को। तो यह है दोस्तों कांग्रेस समाजवादी पार्टी। इसकी स्थापना की गई थी बिहार के पटना में। कांग्रेस की विचारधारा से अलग होकर, कांग्रेस की विचारधारा से अलग होकर भारतीयों में एकता तथा राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत करने के उद्देश्य से बिहार के पटना में 22 मई 1934 को आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण तथा मीनू मसानी के द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, सचिव जयप्रकाश नारायण तथा उप सचिव या सह सचिव मीनू मसानी थे। जिस प्रकार से कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था दोस्तों, इसी प्रकार से कांग्रेस समाजवादी पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ है मुंबई में। इनका पहला अधिवेशन हुआ है दोस्तों मुंबई में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनका पहला अधिवेशन हुआ है मुंबई में। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन यह हुआ था दोस्तों 22 अक्टूबर 1934 को। 22 अक्टूबर 1934 को। और यहां पर भी इस प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन में, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन में अध्यक्ष थे दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव। इसके भी अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। सचिव थे जयप्रकाश नारायण। इसमें भी सचिव थे दोस्तों जयप्रकाश नारायण तथा सह सचिव थे मीनू मसानी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कांग्रेस की विचारधारा से अलग होकर 22 मई 1934 को आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी के द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। इनका प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन मुंबई में संपादित हुआ 22 अक्टूबर 1934 को। इसके भी अध्यक्ष थे दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव, सचिव जयप्रकाश नारायण तथा सह सचिव मीनू मसानी। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों 1934 की घटना। अब 1935 की पहली घटना देखने जा रहे हैं, भारत शासन अधिनियम 1935, जिसको हमने दोस्तों एडवांस में डिस्कस कर लिया है। अब हम 1937 की पहली घटना देखने जा रहे हैं, भारत का पहला आम चुनाव।
तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं भारत का पहला आम चुनाव या प्रांतीय चुनाव। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत का पहला आम चुनाव या भारत का पहला प्रांतीय चुनाव का संपादन किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो अगला टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं भारत का पहला आम चुनाव। भारत का पहला आम चुनाव। फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों भारत का पहला आम चुनाव। भारत का पहला आम चुनाव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में होगा दोस्तों भारत का पहला आम चुनाव या प्रांतीय चुनाव। भारत का पहला आम चुनाव या प्रांतीय चुनाव। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आम चुनाव भी यही था दोस्तों और प्रांतीय चुनाव भी यही था। भारत का पहला आम चुनाव या भारत का पहला प्रांतीय चुनाव। देखिएगा भारत का पहला आम चुनाव, ये भारत का पहला आम चुनाव या भारत का पहला आम प्रांतीय चुनाव ये हुआ है दोस्तों फरवरी 1937 में। फरवरी 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर संपादित हुआ है भारत का पहला आम चुनाव या प्रांतीय चुनाव। अर्थात फरवरी 1937 में घटनाक्रम को समझते हैं दोस्तों। फरवरी 1937 में संपादित हुआ है भारत का पहला आम चुनाव। भारत का पहला आम चुनाव का संपादन हुआ है फरवरी 1937 में, लेकिन इसका रिजल्ट आया दोस्तों जुलाई 1937 में। इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया जुलाई 1937 में और इस प्रकार से सरकार का गठन किया गया, मंत्रिमंडल का गठन किया गया दोस्तों। अर्थात जुलाई 1937 में मंत्रिमंडल का केंद्र में द्वैत शासन के आधार पर मंत्रिमंडल का गठन किया गया। मंत्रिमंडल का गठन किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मंत्रिमंडल का गठन किया गया। ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार हुआ था भारत का पहला आम चुनाव, जिसका संपादन हुआ था फरवरी 1937 में और इसका रिजल्ट आया था जुलाई 1937 में। अर्थात मंत्रिमंडल का गठन किया गया। इसमें कांग्रेस को 5 सीटों में, 5 प्रांतीय सीटों में पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिसमें से कौन कौन सी सीट थी यह पकड़ना है। आज का छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को मिलाकर यह बन जाएगा दोस्तों मध्य प्रांत व बरार। मध्य प्रांत व बरार, यह है दोस्तों मध्य प्रांत व बरार। यहां पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। अगर इसको आप जोड़ देते हो तो ये बन जाएगा संयुक्त प्रांत। ये आपका है दोस्तों संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। बिहार और झारखंड को जोड़ दिया जाए तो उस स्थिति के अनुसार ये बन जाएगा आपका दोस्तों बिहार। बिहार और ये है दोस्तों उड़ीसा। बिहार उड़ीसा। आपका बांग्लादेश, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बांग्लादेश ये है दोस्तों बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को अगर हम जोड़ दे, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को जोड़ दे तो ये बन जाएगा दोस्तों उस समय का बंगाल। ये बन जाएगा दोस्तों उस समय का बंगाल। यहां पर सिक्किम इस समय इसमें इंक्लूडेड नहीं था। यह है दोस्तों सिक्किम अलग। यहां पकड़ना है ये संपूर्ण नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश, इन सबको अगर हम जोड़ दें दोस्तों तो ये बन जाएगा उस समय का असम, उस स्थिति का असम। तो ये है आपका असम। असम और ये तो था म्यांमार या बर्मा, जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अलग कर दिया गया। ये आपका पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पकड़ना है, ये आपका है दिल्ली, लेकिन हिमाचल प्रदेश
के क्षेत्रों को, पंजाब को और हरियाणा को अगर मर्ज कर दिया जाए और यहां पर पाकिस्तान का आधा पंजाब, पाकिस्तान के आधा पंजाब और भारत के पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को मर्ज कर दिया जाए तो यह बन जाएगा दोस्तों उस समय का पंजाब। ध्यान दीजिएगा। और ये पकड़ना है आपका जो आज का पाकिस्तान है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आज का पाकिस्तान है ये पकड़ना है दोस्तों आज का पाकिस्तान, ये पकड़ना है आज का पाकिस्तान। ध्यान दीजिएगा, ये है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान को अगर हम ध्यान दें तो पाकिस्तान का ये वाला एरिया है दोस्तों पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत और पंजाब को जोड़कर ये पूरा सेक्शन आपका बन जाएगा पंजाब। पंजाब मैंने भौगोलिक दृष्टिकोण से ये एरिया दिखाया दोस्तों आपको। और ये पकड़ना है दोस्तों सिंध, ये पकड़ना है सिंध। पाकिस्तान में ये एरिया कहलाएगा दोस्तों सिंध। यहां पर गुजरात और अगर हम महाराष्ट्र को जोड़ दे तो ये बन जाएगा दोस्तों बंबई, ये आपका बन जाएगा बंबई। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है जुलाई 1937 में हुआ है दोस्तों मंत्रिमंडल का गठन, यह है दोस्तों मंत्रिमंडल का गठन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गुजरात और महाराष्ट्र को मैंने जोड़ के बना दिया दोस्तों बंबई। इसके अतिरिक्त ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके अतिरिक्त ये पूरा एरिया आपको पकड़ना है दोस्तों कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सबको जोड़कर आप बोल दीजिए मद्रास। ये है दोस्तों बंबई का ही भाग, गोवा। तो यहां पर उस समय के प्रांतीय दृष्टिकोण में था दोस्तों सिंध, पंजाब, ये आपका पकड़ना है दोस्तों पश्चिम प्रांत, पश्चिमी प्रांत। ये है दोस्तों राजस्थान, जो आज का राजस्थान है ये आपका है पश्चिमी प्रांत। पश्चिमी प्रांत, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत व बरार, बिहार, उड़ीसा, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, असम, बंबई और मद्रास। तो इन प्रांतों में होगा दोस्तों चुनाव। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से 5 प्रांत अर्थात संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत व बरार तथा मद्रास में कांग्रेस को इन 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। अर्थात यहां पर बनेंगे दोस्तों कांग्रेस के प्रधानमंत्री। लेकिन आज की स्थिति के अनुसार समझेंगे तो दोस्तों मुख्यमंत्री। लेकिन उस समय हर प्रांत में एक होता था प्रधानमंत्री, लेकिन आज के हिसाब से उसे हम कहते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री। तो आप मुख्यमंत्री दिमाग में बैठाइए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत व बरार तथा मद्रास में इन 5 सीटों पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत हासिल हुई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन 5 सीटों पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत हासिल हुई। ध्यान दीजिएगा, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत व बरार तथा मद्रास, इन 5 सीटों पर कांग्रेस को, इन 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत हासिल हुई। कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत हासिल हुई, पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। और ये 5 प्रांत थे दोस्तों संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और मध्य प्रांत व बरार व मद्रास। अर्थात यहां पर जो प्रधानमंत्री आज के हिसाब से मुख्यमंत्री बनेंगे वो बनेगा दोस्तों कांग्रेस का। हमें ध्यान रखना है कि कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। यहां पर पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसके अतिरिक्त पकड़ते हैं ये आपका है असम, असम और आपका असम और पश्चिम प्रांत में, असम और पश्चिम प्रांत में, असम पश्चिम प्रांत और दोस्तों बंबई में गठबंधन की सरकार बनी। लेकिन बंबई में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार बनी बंबई, पश्चिमी प्रांत तथा असम में। लेकिन इन 3 सीटों पर गठबंधन की सरकार जरूर बनी है, लेकिन बंबई में मुख्यमंत्री बनाया जाता है आपके
कांग्रेस का। अर्थात इन 5 सीटों में जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है, यहां तो मुख्यमंत्री कांग्रेस के होंगे, जिसमें और 3 सीटों में असम, पश्चिमी प्रांत और बंबई में, इन 3 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाई है। लेकिन मुख्यमंत्री बंबई में बनता है दोस्तों, उस समय का प्रधानमंत्री बंबई में बनता है दोस्तों कांग्रेस का। अर्थात कांग्रेस की 6 सीटों पे सरकार बनती है। अर्थात यहां हम कह सकते हैं दोस्तों, अगर हम बंबई को भी इंक्लूड कर दें, ध्यान दीजिएगा, इन 5 सीटों के साथ अगर हम बंबई को भी इंक्लूड कर दें, इन 5 सीटों के साथ अगर हम बंबई को भी इंक्लूड करते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार से कांग्रेस का 6 प्रांतों में सरकार बनी। कांग्रेस का 6 प्रांतों में सरकार बनी। 6 प्रांतों में सरकार बनी। कांग्रेस की 6 प्रांतों में सरकार बनी दोस्तों। इस प्रकार से कांग्रेस की 6 प्रांतों में सरकार बनी। हालांकि कांग्रेस की सरकार पश्चिमी प्रांत और असम में ही बनती है, लेकिन इसमें कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं है। इसमें दोस्तों मुख्यमंत्री यहां की लोकल पार्टीज का है। तो यहां पर दोस्तों कांग्रेस का गठबंधन का सरकार बनता है पश्चिमी प्रांत और असम में। ये 2 सीटों पर 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनी। गठबंधन की सरकार बनती है दोस्तों, गठबंधन की सरकार बनती है, ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त सिंध, यहां गैर कांग्रेसी सरकार बनी, पंजाब गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तथा बंगाल। इन 3 सीटों में दोस्तों, सिंध, पंजाब और बंगाल में 3 सीटों पर 3 प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। गैर कांग्रेसी सरकार बनी सिंध, पंजाब और बंगाल में। बंगाल में सरकार बना है दोस्तों कृषक प्रजा पार्टी का। कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी बंगाल में। पंजाब में सरकार बनी थी यूनियनिस्ट पार्टी की। पंजाब में सरकार बनी है दोस्तों यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। यहां पर यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी और यूनियनिस्ट पार्टी के नेता थे सिकंदर हयात खान। इसके नेता है दोस्तों सिकंदर हयात खान। लेकिन मुस्लिम लीग को एक भी सीट में विजय प्राप्त नहीं हुई। तो यह था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में भारत का पहला आम चुनाव या प्रांतीय चुनाव, जिसका संपादन हुआ था 1937 में और इसका रिजल्ट आया जुलाई 1937 में। मंत्रिमंडल का गठन हुआ जिसमें से कांग्रेस को 5 सीटों पर पूर्ण बहुमत हासिल हुई, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी 6 सीटों पर, बंबई को इंक्लूड करके। यहां पर पश्चिमी प्रांत और असम में 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनी। सिंध, पंजाब और बंगाल में 3 प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। पंजाब में सरकार बनी है दोस्तों यूनियनिस्ट पार्टी, इसके नेता थे सिकंदर हयात खान। यही सिकंदर हयात खान से अब मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना मिलेंगे लखनऊ में और इनके बीच होगा दोस्तों सिकंदर जिन्ना पैक्ट। अक्टूबर 1937 में चुनाव के बाद, जुलाई के बाद सितंबर, अक्टूबर 2 महीने बाद इसी यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सिकंदर हयात खान तथा मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के बीच मुलाकात होगी दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जिसे हम कहते हैं सिकंदर जिन्ना पैक्ट। अक्टूबर 1937 को मोहम्मद अली जिन्ना तथा सिकंदर हयात खान के बीच एक बैठक होगी जिसमें इनके बीच कुछ मुद्दों पर चर्चा होगी और उन्हीं मुद्दों का परिणाम होगा दोस्तों पाकिस्तान की मांग। ये मुसलमानों के लिए एक नए राष्ट्र की मांग करते हैं। हालांकि उस समय तक पाकिस्तान का कोई नामकरण नहीं हुआ था, इन्हें मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए एक अलग देश चाहिए था बस। तो यह है दोस्तों सिकंदर हयात खान तथा मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के बीच अक्टूबर 1937 को लखनऊ में होगा सिकंदर जिन्ना पैक्ट और इनके डिस्कशन के परिणाम स्वरूप ये करेंगे पाकिस्तान की मांग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
हमने यहां डिस्कस किया फरवरी 1937 को भारत में आम चुनाव का संपादन होता है, जुलाई 1937 में मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, लेकिन यहां पर सर्वाधिक सीटें कांग्रेस ने जीता है दोस्तों, अर्थात मंत्रिमंडल भी कांग्रेस की बनती है। इसके बाद ध्यान देते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 सितंबर 1939 को 2 साल बाद 1 सितंबर 1939 को 1 सितंबर 1939 को ध्यान दीजिएगा 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर सेकंड, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो जाता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्ल्ड वॉर सेकंड का प्रारंभ हो जाता है। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। इस समय भारत के वायसराय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय है लॉर्ड लीन लिथिगो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लीन लिथिगो। वायसराय लॉर्ड लीन लिथिगो भारत के मंत्रिमंडल के अनुमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लेते हैं, जिससे कांग्रेस मंत्रिमंडल नाराज हो जाती है और कांग्रेस मंत्रिमंडल अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। जस्ट 2 दिन बाद अर्थात 3 सितंबर 1939 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड लीन लिथगो के द्वारा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तात्कालिक वायसराय लॉर्ड लीन लिथिगो के द्वारा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जाता है बिना मंत्रिमंडल के सलाह के। ध्यान दीजिएगा, वायसराय लॉर्ड लीन लिथिगो, वायसराय लॉर्ड लीन लिथिगो के द्वारा भारत के मंत्रिमंडल के अनुमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 सितंबर 1939 को होता है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ। 3 सितंबर 1939 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड लीन लिथगो के द्वारा भारत के मंत्रिमंडल की अनुमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया जाता है। इससे कांग्रेस नाराज हो जाती है और कांग्रेस 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे देते हैं। तो 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस का मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया जाता है। प्रकार से कांग्रेस ने 22 अक्टूबर 1939 को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार से कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था जुलाई 1937 को और इन्होंने इस्तीफा दिया 22 अक्टूबर 1939 को। अर्थात कांग्रेस के मंत्रिमंडल में कार्यकाल था दोस्तों, कुल कार्यकाल था 28 महीने का। इनका कार्यकाल रहा मंत्रिमंडल में, कांग्रेस मंत्रिमंडल का, अर्थात कांग्रेस ने मंत्रिमंडल के रूप में इनका कार्यकाल था 28 माह का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और इसी खुशी में जब 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो 22 दिसंबर, इसी तिथि को याद रखते हुए, 22 की तिथि को याद रखते हुए 22 दिसंबर जस्ट 2 महीने बाद 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की खुशी में 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। लखनऊ में मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। यह मनाया जाता है दोस्तों मुस्लिम लीग के द्वारा लखनऊ में। यह है दोस्तों लखनऊ में मुस्लिम लीग के द्वारा 22 दिसंबर 1939 को
कांग्रेस के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की खुशी में मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। तो यह हमने डिस्कस किया दोस्तों भारत का पहला आम चुनाव 1937 जो संपादित हुआ है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। फरवरी 1937 में भारत का पहला आम चुनाव होता है। जुलाई 1937 में मंत्रिमंडल का गठन होता है जिसमें कांग्रेस को 5 सीट संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत व बरार, बिहार, उड़ीसा और मद्रास में पूर्ण बहुमत हासिल हुए। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी दोस्तों 6 सीटों पर बंबई को मिलाकर। पश्चिमी प्रांत और असम में 2 प्रांतों में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाती है। सिंध, बंगाल और पंजाब और बंगाल में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है जिसमें से बंगाल में बनता है कृषक प्रजा पार्टी तथा पंजाब में बनता है दोस्तों यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार जिसके नेता थे सिकंदर हयात खां। अब इसी सिकंदर हयात खां से मिलने जाएंगे मुस्लिम लीग के नेता, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना। तो ध्यान दीजिएगा जस्ट जुलाई में रिजल्ट आता है और इसके जस्ट 1 महीने के बाद 18 सितंबर के बाद दोस्तों अक्टूबर 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना और सिकंदर हयात खां के बीच बैठक होती है और इसी बैठक में कुछ समझौते होते हैं जिसे हम कहते हैं सिकंदर जिन्ना पैक्ट। यह संपादित होता है दोस्तों लखनऊ में। तो 1937 की अगली घटना है सिकंदर जिन्ना पैक्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1937 की अगली घटना हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिकंदर जिन्ना पैक्ट। देखिएगा दोस्तों सिकंदर जिन्ना पैक्ट 1937 की अगली घटना हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिकंदर जिन्ना पैक्ट। देखिएगा दोस्तों यह है दोस्तों भारत का मैप, यह है दोस्तों हमारा देश भारत। ये पकड़ना है एलओसी, आजाद कश्मीर, लद्दाख जम्मू कश्मीर, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। यह है दोस्तों नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1937 की अगली घटना हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यह आपका है लखनऊ, यह है दोस्तों लखनऊ। लखनऊ में संपादित हुआ था दोस्तों मुस्लिम लीग का लखनऊ अधिवेशन 1937। ध्यान दीजिएगा दोस्तों लखनऊ में संपादित हुआ है मुस्लिम लीग का लखनऊ अधिवेशन 1937। यही मुलाकात होती है यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सिकंदर हयात खां की। यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सिकंदर हयात खां की मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना के साथ, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, और इनके बीच समझौता होता है जिसे हम कहते हैं दोस्तों सिकंदर जिन्ना पैक्ट। सिकंदर जिन्ना समझौता, सिकंदर जिन्ना पैक्ट। यह समझौता होता है दोस्तों अक्टूबर 1937 को। यह समझौता होता है अक्टूबर 1937 को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यह समझौता पकड़ना है दोस्तों 20 अक्टूबर 1937 को। 20 अक्टूबर 1937 को यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सिकंदर हयात खां तथा मोहम्मद अली जिन्ना के बीच लखनऊ में होता है सिकंदर जिन्ना पैक्ट। इस समझौते में मुख्य रूप से शामिल हुए दोस्तों यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सिकंदर हयात खां, यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सिकंदर हयात खां, सिकंदर हयात खां तथा मुस्लिम लीग के तरफ से है दोस्तों, तथा मुस्लिम लीग के नेता
मुस्लिम लीग के नेता है दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सिकंदर हयात खां तथा मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के बीच लखनऊ में संपादित मुस्लिम लीग का लखनऊ अधिवेशन 1937 में इनकी मुलाकात होती है और इनके मुलाकात में जो समझौता होता है दोस्तों इसे कहते हैं सिकंदर जिन्ना पैक्ट, 20 अक्टूबर 1937। इनकी मांग होती है दोस्तों, इस बैठक का परिणाम होता है दोस्तों, इनकी मांग रहती है मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र, अर्थात इन्हीं के मांग स्वरूप पाकिस्तान, परिणाम में आएगा दोस्तों पाकिस्तान की मांग। इनका प्रमुख मांग रहता है दोस्तों समझौता में पाकिस्तान की मांग। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि 1937 की स्थिति में पाकिस्तान जैसा कोई शब्द नहीं था। इन्हें मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र चाहिए था, जिसे मैंने एक मूर्त दे दिया दोस्तों पाकिस्तान, लेकिन इसका नामकरण बाद में होगा दोस्तों। पाकिस्तान का नामकरण करते हैं चौधरी रहमत अली, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट चौधरी रहमत अली, जिन्होंने मुस्लिम लीग को एक पत्र लिखा था नाउ और नेवर, जिसका शीर्षक उन्होंने रखा था दोस्तों पाकिस्तान की मांग। वहीं से जन्म होता है एक नया मुल्क का नाम पाकिस्तान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो 1937 भारत का पहला आम चुनाव 1937 में मुस्लिम लीग को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। अंततः मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना तथा पंजाब से विजित यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सिकंदर हयात खां, इन दोनों की मुलाकात होती है लखनऊ में संपादित मुस्लिम लीग का लखनऊ अधिवेशन 1937 में, जहां 20 अक्टूबर 1937 में सिकंदर हयात खां तथा मोहम्मद अली जिन्ना की मुलाकात होती है और इनकी मांग होती है दोस्तों पाकिस्तान। तो यह है दोस्तों 20 अक्टूबर 1937 की घटना सिकंदर जिन्ना पैक्ट।